नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है स्वदेशी पर सियासत क्यों। जी हां, एक बार फिर प्रदेश में स्वदेशी अभियान को लेकर सियासत गर्मा गई है। राजधानी भोपाल में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक देश पर राज किया, लेकिन स्वदेशी पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, कभी सेमीकंडक्टर चिप की इकाई लगाने की नहीं सोची। वहीं इन आरोपों पर कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी का काम असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का है। कुल मिलाकर फिर स्वदेशी पर सियासी संग्राम छिड़ गया है, जिसकी वजह से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। बीजेपी का स्वदेशी अभियान, सियासत में क्यों मचा घमासान। प्रदेश में स्वदेशी अभियान को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। स्वदेशी के संकल्प पर पहले ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच तलवारें खिंची है, लेकिन अब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कांग्रेस पर जो वार किया, उसने स्वदेशी पर सुलगती सियासत को और भड़का दिया। दरअसल राजधानी भोपाल में उन्होंने जहां मेक इन इंडिया के लिए पीएम मोदी की तारीफ की, तो दूसरी तरफ आरोप लगाए कि कांग्रेस ने कई साल तक शासन किया, लेकिन कभी सेमीकंडक्टर चिप की इकाई स्थापित करने की नहीं सोची। जबकि मोदी काल में भारत में 6 सेमीकंडक्टर चिप की इकाई स्थापित हो रही है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी कांग्रेस पर वार किया। कांग्रेस का लंबा समय उसके बाद भी जो शासन रहा है, उन्होंने कभी भी देश की इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार से अच्छी होनी चाहिए उसके बारे में कभी चिंता नहीं की। कोई कल्पना कर सकता था देश की आजादी के बाद कांग्रेस ने शासन किया, ये कभी सोचा नहीं, कभी क्रियान्वयन नहीं किया कि सेमीकंडक्टर की यूनिट भारत में लगनी चाहिए। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन पे उद्योगपति से लेकर के सभी का विश्वास और भरोसा है। हमारे 6 सेमीकंडक्टर यूनिट लग रहे हैं। आप ये अपनी स्वदेशी के भाव को हमारे आर्थिक व्यवस्था के माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह को सैलेन जी हम देखें, देश आजाद हो रहा है 1947 में, और देश की आजादी के समय हमारे रुपया जब अपनी तो मुद्रा वही थी, मुद्रा में कोई अंतर नहीं। और ये देखो कि कितना जिस प्रकार से अंग्रेजों ने लूटा। जब अंग्रेज गए तब भी हमारे देश पे विदेशी कर्ज छोड़ के नहीं गए थे। 1 रुपया और 1 डॉलर, पहले पाउंड था फिर डॉलर, आप खोल के देखना दोनों बराबर था। 1 रुपये का 1 डॉलर, ये पाप चालू किया कांग्रेस के समय से। देखा जाए तो पीएम मोदी की अपील के बाद देश भर में स्वदेशी अभियान ने जोर पकड़ रखा है। हालांकि कांग्रेस ने इस अभियान पर सवाल उठाने तो पहले ही शुरू कर दिए थे। पीएम मोदी के चश्मे, उनके सूट समेत दूसरी चीजों को विदेशी बताकर कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है, और अब अरुण सिंह के आरोपों पर भी कांग्रेस ने पलटवार किया। भाजपा के नेताओं का काम है आरोप लगाना, मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इतिहास की बातें करते हैं। और इतिहास की जब बातें करते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ था तो ना अस्पताल थे, ना कॉलेज थे, ना संयंत्र थे। ये सभी स्थापित करने वाली कांग्रेस की सरकार, इस प्रकार से आरोप लगाने से पहले ये इतिहास को पढ़ना, समझना, जानना जरूरी है। कुल मिलाकर स्वदेशी पर छिड़ी ये सियासी जंग दिनों दिन तेज होती जा रही है। बीजेपी जहां कांग्रेस को उसका इतिहास याद दिलाकर घेर रही है, तो कांग्रेस भी मोदी सरकार के 11 सालों पर सवाल खड़े कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि स्वदेशी तो देश का मुद्दा है, तो इस पर सियासत क्यों हो रही है। खैर, स्वदेशी अभियान पर तेज होता ये संग्राम आगे कहां तक जाएगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्यों स्वदेशी को लेकर सियासी जंग तेज होती जा रही है। दूसरा सवाल, बीजेपी के आरोपों में कितनी सच्चाई है। तीसरा सवाल, क्या स्वदेशी अभियान अब एक राजनीतिक हथियार बन गया है। चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर सिंपी अग्रवाल और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। सिंपी जी, प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सिंपी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आपने सीएम को भी सुना, आपने बीजेपी के आरोप भी सुने,
वो कह रहे हैं कि स्वदेशी के लिए आपने ज़्यादा कुछ किया नहीं, एक सेमी कंडक्टर चिप की इकाई लगाने के बारे में तक नहीं सोचा। और मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था $1 $1 के बराबर था, आपने उसको इतनी नीचे तक गिरा दिया, $1 का कर्ज नहीं था। दीजिए जवाब, क्या इन आरोपों में कितनी सच्चाई देख रही हैं आप? आदरणीय ब्रजेश जी, हम भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहेंगे कि ये जो फल आपको मिले हैं पके पकाए हुए, ये पेड़ आपको मिले हैं लगे लगाए हुए। 1953 का भारत जब हम इंडियन एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण करते हैं, 2022 का भारत जब इसी एयरलाइंस का निजीकरण हो जाता है, 1957 का भारत जब हिंदुस्तान मोटर्स एम्बेसडर बनाना शुरू करती है, 2017 का भारत जब इसी एम्बेसडर जो भारत की शान होती है वो बंद हो जाती है, 1961 का भारत जो HMT घड़ियां बनाना शुरू करता है, जो घड़ी भारत प्रत्येक भारतीय की कलाई पर सजकर उन्हें समय गिनना सिखाती है, 2017 में उस घड़ी का समय ही मोदी जी खत्म कर देते हैं और अब ये कांग्रेस को स्वदेशी पर ज्ञान दे रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो आत्मनिर्भर भारत की बजाय आयात निर्भर भारत बन चुकी है, ये भारतीय जनता पार्टी जो स्वदेशी अपनाओ का नारा देते देते इंपोर्ट फ्रॉम चाइना की राह पर चल चुकी है, ये सेमीकंडक्टर्स पर और मोबाइल पर कांग्रेस को आईना दिखाने का प्रयास कर रही है। वो भारत जो 1958 में एम्बेसडर प्रोडक्शन की क्षमता रखता था, उस भारत को ये 2025 में मोबाइल से स्वदेशी को लेकर कांग्रेस पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं। DRDO, CHDC, NTPC, इसरो, इंडियन ऑयल्स, IIT, एम्स, IIM, भाखड़ा नंगल, ये सब कांग्रेस का स्वदेशी मॉडल था और हमारे लिए स्वदेशी गर्व का विषय था, नारों का विषय नहीं था। ये भारतीय जनता पार्टी जो चाइना से आयात करती है लगभग $113 बिलियन, निर्यात करती है मात्र $14 बिलियन, ये भारतीय जनता पार्टी जिसके चलते भारत $99 बिलियन का व्यापारिक घाटा झेल रहा है, वो स्वदेशी अपनाओ का महिमा मंडन कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी जहां प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं फ्रॉम मेक इन इंडिया टू मेक फॉर द वर्ल्ड, और वो ये नारा कब दे रहे हैं जब भारत वैश्विक निर्यात के रूप में सिर्फ 2% का योगदान दे रहा है। कांग्रेस के समय तो साहब एम्बेसडर दौड़ती थी, HMTयां बटती थी, आपके समय क्यों एनोवा, टोयोटो, फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज दौड़ने लग गई हैं? और आप ही तो हैं जो चाइना के टैबलेट बांटते रहते हैं। 2023-24 में आपने $5.6 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट्स और पार्ट्स चाइना से आयात किए हैं। चलिए जवाब ले लेते हैं ब्यास जी से, फिर दूसरे दौर में हमको आपके पास। तो ब्यास जी जवाब दीजिए, वो तो कह रहे हैं ये कहाँ से लेकर हम कहाँ तक आए, अब सिर्फ जो पेड़ लगाए थे उनके फल आप खा रहे हैं और तोड़ रहे हैं और सियासत कर रहे हैं सिर्फ। जी ठीक है ब्रजेश जी, वहीं से प्रारंभ करता हूँ। जो प्राइवेटाइजेशन और सरकारीकरण, निजीकरण, उसकी बात हुई थी तो लगभग 1991 में प्राइवेटाइजेशन हुआ था और उससे पहले 1969 में इंदिरा जी के समय पर हुआ था। हेलो ब्रजेश जी, सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूँ, बोलिए जी। 1969 में इंदिरा जी के समय प्राइवेट से सरकारीकरण हुआ तो ये कांग्रेस की देन है। अगर ये कहते हैं कि आजादी के पूर्व से कुछ नहीं था तो मुझे बताइए, डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनी वे पहले जो डॉक्टर बने वो कुछ समय बने थे लगभग 1930s के दौर में। उसके बाद 1960 15-16 के आसपास जिनका ये नाम नहीं ले पा रहे थे, मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया, जिसका राहुल गांधी जी नाम नहीं ले पा रहे थे, वो पहले इंजीनियर थे। और आजादी के बाद में लगभग ऐसे कितने देश थे, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान, जिनको एक साथ में आजादी मिली थी, आज वो देश कहां पर है और आज हम कहां है। पहला भारत का पहला पावर प्रोजेक्ट 1890 में महाराजा मैसूर के समय प्रारंभ हो गया था। कई सारी यूनिवर्सिटीज है जिनके सिर्फ नाम परिवर्तित किए गए। तो आपने भारत को किस पोजीशन में लगभग 70 साल में खड़े करा था। और दूसरी बात जो आपने कहा कि एक्सपोर्ट और सब हमारे समय आप उन्होंने तो ये भी कहा एम्स कहाँ से आ गए, पेड़ से तो नहीं टपके होंगे ना, एम्स कहाँ से आ गए, IIT कहाँ से आ गई, ये तो सब कांग्रेस ने खड़े किए। राजेश जी कितने एम्स थे 2000 के पहले, कितने एम्स थे पता करिए आप। एक एम्स था, उसके बाद में अटल जी के समय 6 एम्स की घोषणा की गई, मोदी जी के समय लगभग 7 एम्स बने। तो क्या गति रही थी, इसीलिए मैंने कहा कि हमारी आजादी के पश्चात में जो
जो देश हमारे साथ आजाद हुए थे, चाहे वो जापान हो, दक्षिण कोरिया हो, साउथ कोरिया हो, फ्रांस हो, आज वो किस पोजीशन पर है और आज हम किस पोजीशन पर है। अगर हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं 2020 में कोविड काल के पश्चात, तो मुझे लगता है कोविड काल के पश्चात से हम प्रॉपर उसकी प्रिपरेशन करने के बाद, PLI स्कीम लॉन्च करने के बाद में उसको लागू करते हैं और उसका ये प्रभाव दिखता है। आज हम डिफेंस सेक्टर में लगभग 34-35% के आसपास एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग अगर चाइना से बाहर कहीं भी सेकंड पोजीशन पे होती तो भारत में होती। अमेरिका अपना 100% मोबाइल फोन हमारे यहाँ के यूज कर रहा है। क्यों? क्योंकि आज हमने विश्वास का वो दौर स्थापित किया है। आज लगभग भारत में 99% मेड इन इंडिया मोबाइल यूज हो रहा है। राहुल गांधी जी ने फेक इन इंडिया कहा था, मेड इन आपने इंडिया शुरुआत ही नहीं की ना, आगे बढ़े ना, जो विकास उनने किया उससे आप आगे बढ़े हो, तो दोनों का लक्ष्य एक ही है ना, फिर राजनीति क्यों? गति क्या रही? मुख्य मकसद तो गति का है ना। PLI स्कीम लॉन्च करके आपने तो नेट पर्सपेक्टिव टैक्स लगा के टेलीकॉम इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया था। 2014 के पहले बताइए कौन सा विदेशी कंपनी थी जो निवेश करना चाहती थी? हम 300 से लगभग $700 बिलियन तक पहुंचे। हमने लगभग 500 स्टार्टअप रजिस्टर करे, उससे लगभग 17 लाख जॉब्स क्रिएट करिए। आपके समय पे कितने स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए थे? 2014 के पहले कितने यूनिकॉर्न थे? ये देखना पड़ेगा ना। दूसरा, आप इनोवेटिव इंडेक्स की, ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स की बात करेंगे, 85 पोजीशन पर थे हम, अभी लगभग 39 पोजीशन पर है। तो ये पोजीशन आना, मेक इन इंडिया के तहत हमारा कार्य करना, तो ये एक विजन को प्रदर्शित करता है। दूसरी तरफ सिर्फ कंफ्यूजन था। राहुल गांधी जी ने खुद ने मेक इन इंडिया कह के जो है हंसी उड़ाने का कार्य करा था। उसके बाद हमने डिफेंस और EPI, खिलौने, मैन्युफैक्चरिंग हब, कई सारी ऐसे क्षेत्र है जहां पर हमने करके दिखाया है। तो हम पहले करके दिखाते हैं, उसके बाद बोलते हैं। 2021 में लगभग, चलिए जवाब ले लूंगा मैं सिंपी जी से, लेकिन प्रभु जी, दोनों का लक्ष्य एक ही है। चाहे हम महात्मा गांधी से आज तक की बात करें, कांग्रेस भी स्वदेशी की बात करती थी महात्मा गांधी से लेके, और आज हम बात कर रहे हैं स्वदेशी की। दोनों का लक्ष्य एक ही है। फिर ये राजनीति क्यों, सियासत क्यों, साथ मिलकर क्यों नहीं? या इसको भी कोई मुद्दा बना लिया है, स्वदेशीकरण को भी? ब्रजेश जी, दोनों की जो किताबें हैं, पढ़ने की अपनी अपनी किताबें हैं, वो उसके पहले की किताब को पढ़ना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे की किताब को पढ़ना नहीं चाहते हैं। देश आज़ाद हुआ था, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। अंग्रेजों ने भारत को केवल यहाँ पर कच्चे माल के लिए उपयोग किया था, उन्होंने यहाँ पे उद्योगों को बढ़ावा नहीं दिया था। देश आज़ाद हुआ, कई चुनौतियाँ थी, 30 लाख करोड़ का तो कुल बजट ही था देश का उस जमाने में। नेहरू जी की सरकार बनी, उनने औद्योगिकरण पे ध्यान दिया, पंचवर्षीय योजनाएं लागू की। निश्चित तौर पे जो सेल, भेल, इतनी सारी जो नवरत्न कंपनियां हैं या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र में बनी, क्योंकि उसमें प्राइवेट क्षेत्र में लोग पैसे लगाने वाले नहीं थे। टाटा को मनाया गया कि आप आइए उद्योग लगाइए, बिरला को मनाया गया उद्योग लगाइए। एयर इंडिया जैसी कंपनी जो है प्राइवेट सेक्टर में शुरू होकर फिर सरकारी हुई थी और फिर प्राइवेट हो गई है, ये भी एक पक्ष है इसका। तो चरणबद्ध ढंग से भारत में विकास की गति को आगे बढ़ाया गया। आज ये दावा कर लें कि जैसा वो कह रहे हैं अरुण सिंह कि इसके पहले कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो किस स्कूल में पढ़कर आए थे वो? क्या विदेश में पढ़कर आए थे? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो क्या वो कपड़े पहनते नहीं थे बीजेपी सरकार आने के पहले? क्योंकि कांग्रेस शासन में कपड़े नहीं बनते होंगे यदि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। यदि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो रेलगाड़ी में चलते ही नहीं होंगे उसके पहले तक, कभी उनके पास कोई यात्रा का कोई वो नहीं होगा, बस साधन नहीं होंगे। तो ये जो है ये अपनी अपनी किताब है। जैसा अभी जो है हमारे प्रेम जी कह रहे थे, मुझे भी हंसी आ रही थी जब वो कह रहे थे, विश्वेश्वरैया का जिक्र किया, विकास का जिक्र किया, इंजीनियरों का जिक्र किया। हमने इंजीनियर देखे प्रेम भाई, हमारे भोपाल में इंजीनियर 90 डिग्री का पुल बनाया है। एक इंजीनियर का बनाया हुआ सड़क जो कल 20 फीट धसक गई है। यदि विकास नहीं हो रहा है तो विकास भी हो रहा है, इसमें कोई बात नहीं है। एक स्टेप आपने बिल्कुल सही कहा ब्रजेश जी, कहीं ने किसी ने छोड़ा, आपने वहां से आगे बढ़ाया। उनने एक एम्स की सौगात दी, आपने 6 एम्स किए, 10 एम्स की, उसके आगे बढ़े ना। उनने IIM बनाया, योजना तो उन्हीं की थी। हाँ, उनने मतलब किसी भी सरकार की, जो भी सरकार बनती है उस देश के विकास के लिए काम करती है। मैं कांग्रेस बीजेपी पे नहीं जा रहा हूँ। आपने उसके आगे कहा, आपने नया क्या किया? आप कहो कि मोबाइल क्रांति ले आए, तो मोबाइल फोन भारत में कौन लेके आया था? जब मोबाइल नेहरू जी के जमाने में इस तरीके का साधन ही नहीं होगा तो कहां से मोबाइल कंपनी बना देते भारत में? राजीव गांधी ने सोचा था। हाँ, यदि नेहरू जी के जमाने में, इंदिरा जी के जमाने में मोबाइल फोन का इजाद ही नहीं हुआ होगा तो वो भारत में कैसे मोबाइल कंपनी बना देते? ये भी आपको सोचने की बात है। आपकी बनाई मोबाइल कंपनियां मेक इन इंडिया में, मुझे तो ऐसा भी लगता है कि आप देखिए, गूगल कीजिए कि 2-3 कंपनियां जो चीनी जो यहाँ मेक इन इंडिया में आई थी, हजारों करोड़ रुपए हमारा लेके भग गई वो मेक इन इंडिया में।
तो स्वदेशी कंपनी होती, स्वदेशी प्रोडक्ट होता तो कहाँ भागता? वो भारत, कर्नाटक से मध्य प्रदेश आता, मध्य प्रदेश से केरल चला जाता, कहीं ना कहीं तो पकड़ा जाता। वो चाइना तो नहीं भाग गया, लेकिन अपने यहाँ से तो विदेश पैसे लेके ही विदेश में भाग जाते हैं ना। हाँ, तो इस तरीके की स्थितियां होती हैं ब्रजेश जी। तो बिल्कुल इसमें किसी को भी बहुत ज़्यादा श्रेय लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा किसी की निंदा करने की जरूरत नहीं है। बीच में जो जनता पार्टी की सरकार आई थी उसने भी विकास का काम किया। हाँ, एक पक्ष जरूर है इस पूरे मामले में जो चिंता का विषय है। यूपीए सरकार में जो भी कहा कि उदारीकरण एफडीए, वो यूपीए सरकार में आया था। जैसा कि शिंपे जी ने कहा कि अब तो जो है टोयोटा फॉर्च्यूनर बिक रही है, उस दौर में उदारीकरण शुरू हुआ तब बाहर की कंपनियां आना शुरू हुई थी। तब बीजेपी विरोध करती थी, बीजेपी विरोध करती थी एफडीआई को। हमने फिर बीजेपी ने और आगे बढ़ा दिया उसको, क्योंकि नीति उनकी थी, उसको आगे बढ़ा लिया आपने। एक चीज पूरे इसमें है कि मनमोहन सरकार के समय यदि हम देखें या 2000 के आसपास देखें तो जीडीपी जो है हमारी 6% के आसपास थी। जीडीपी आज फिर हमारी उसी स्तर पर आ गई है, घटकर पिछले साल 9.2 थी, वो घटकर 6.5% पे आ गई है। हम विकास कर रहे हैं, हम सेमीकंडक्टर पर अब जा रहे हैं, जो अच्छी चीज़ है क्योंकि आगे बाजार भी सेमीकंडक्टर का है। लेकिन उसको लेकर किसी को दोष देना या किसी के पूरे काम को ही भुला देना मुझे नहीं लगता कि ये उचित होगा। ठीक है, तो किसी के काम को भुलाया नहीं जा सकता और भुलाना भी नहीं चाहिए। अपनी अपनी किताब पढ़कर आ रहे हैं। तो सिंपी जी, काम तो आपने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आप भी उनको श्रेय नहीं देना चाहते। भाई वो कह रहे हैं धीमी गति से आप क्या हो रहा था, हमने उसकी रफ्तार बढ़ा दी है, तो कह दीजिए हाँ भाई हमने किया था, आपने किया और बेहतर अच्छा कर रहे हो। लेकिन राजनीति है, उसमें ऐसा कह नहीं सकते आप। नहीं ब्रिजेश जी, हम तो आपके चैनल पे बहुत ही निर्भीकता से ये बात कह सकते हैं कि जब कांग्रेस शासन में रहा है, हमने भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष के रूप में भी सम्मान किया है और आज हम सरकार के रूप में भी भारतीय जनता पार्टी की जनहितैषी नीतियों का सम्मान करते हैं। जो भी स्वदेशी की अवधारणा पर बीजेपी चल रही है, और अगर देश का उससे फायदा होता है तो कांग्रेस उसमें बीजेपी को कटघरे में तो खड़ी करेगी नहीं। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आदत है कि वो जब भी अपने किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं या अपनी कोई पीसी करते हैं तो बिना कांग्रेस को आरोपित किए उनकी पीसी समाप्ति नहीं होती, और इसीलिए कांग्रेस जो है वो पूरी इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व हो जाती है। हमने तो स्वदेशी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी से कुछ कहा नहीं, और आदरणीय पटेरिया जी जो कह रहे थे हम उसी बात को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, यूपीए सरकार में भी जो जीडीपी का मैन्युफैक्चरिंग से श्रेय था वो 17% था, और आज जो है भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता प्रेम व्यास जी जो कह रहे हैं, निसंदेह एक बुद्धिमान प्रवक्ता है, किंतु ये बात ये क्यों नहीं बोल पा रहे हैं कि 2014 में जब इन्होंने मेक इन इंडिया का लोगो लॉन्च किया था तो ये तो बीजेपी ने ही कहा था ना कि 2022 तक हम मैन्युफैक्चरिंग की जीडीपी 25% कर देंगे, लेकिन आज वर्तमान में भी वो 17% ही है। अब इसमें तो कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा, ये तो इनका अपना एजेंडा था जिसको ये फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। और एक बात जो स्वदेशी पर भारतीय जनता पार्टी अब इतना जोर दे रही है, इतने दिनों से जोर नहीं दे रही थी, ये भी स्पष्टता से नहीं कह पा रहे थे कि जब ट्रम्प टैरिफ जैसा ग्लोबल इन्फ्लेशन कोई देश झेलता है और यहाँ पर निर्यात किए हुए निर्माणाधीन जो हमारे सामान है, अगर हम उसे बाहर निर्यात नहीं कर पा रहे हैं तो हमें जीएसटी भी घटानी पड़ती है, और हमें स्वदेशी का नारा भी जो है वो प्रचंड तौर से जनता के बीच पहुंचाना पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी कमियों पर काम नहीं करती है, सिर्फ कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों को दोषारोपण करने से क्या होगा। हम तो अटल जी का भी सम्मान करते हैं और अटल जी की सरकार में किए गए कार्यों का भी सम्मान करते हैं, और हम तो मोदी जी हो या मोहन यादव जी हो, हम हर उनकी जनहितैषी नीति का सम्मान करेंगे जिससे इस प्रदेश का भला हो। क्योंकि अगर हमें विकासशील मध्य प्रदेश बनाना है तो ये सत्य है कि सत्ता की और विपक्ष की एक संतुलित भागीदारी होनी चाहिए। ब्रजेश जी, सत्ता का काम है नीति निर्माण करना और विपक्ष का काम है कि यदि वो नीति धरातल पर नहीं पहुंच रही है तो उन बातों को हम सरकार के सामने रखें। अब सरकार उसे स्वीकारती है या अस्वीकारती है ये उनके ऊपर है। निश्चित तौर पर विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना और जो कमियां रह गई नीतियों में वो उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना ताकि सुधार हो सके। ऐसा ही होता रहा है। लेकिन व्यास जी, आपका काम है कि आप पूर्ववर्ती सरकारों को कोसने बिना अपना काम नहीं बताते हैं। आपके तमाम नेता, चाहे अरुण सिंह की बात कर लें हम, वो कांग्रेस को दोष दे रहे हैं, जबकि जीडीपी की बात करें या मनमोहन सरकार की बात करें उसी स्थिति में आज है देश। फिर क्या किया आपने? नहीं ब्रजेश जी, मैं तो थोड़ा सा इतर कहूंगा, उस समय इन्फ्लेशन क्या था उसको एक बार देखना चाहिए। उस समय जब ग्रोथ फैक्टर 6% के आसपास पहुंच रहा था तो इन्फ्लेशन उससे ज्यादा था।
आज G20 देशों की बात कर लीजिए, हम सबसे लो इन्फ्लेशन पे खड़े हैं और हाई ग्रोथ पे खड़े हैं। ये मूलभूत परिवर्तन है। अगर आर्थिक प्रतिबंधों की बात करेंगे तो 98 की जब वो पोखरणा विस्फोट हुआ था उस समय भी लगे थे हम सब। ये परिस्थिति के लिए 2 साल में बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद में रिसेंजर इंडिया बॉन्ड 5.2 बिलियन अटल जी और ये एनआरआई जिनको आज कोस्ट है, उन्हीं एनआरआई के माध्यम से हम उससे निकल कर बाहर आए। तो हमने हर दौर में ये तो आप ये क्यों नहीं कहते कि मंदी के दौर में मनमोहन सिंह ने भी बाहर निकाल दिया आपको? उनकी आर्थिक नीतियां तो आप लागू कर रहे हैं। जो चीजें आपने लागू की हैं, तमाम चीजें, चाहे आधार कार्ड की बात कर लें, चाहे हम जिसकी टैक्स की बात कर रहे हैं जो आप लागू कर रहे हो, वो सब तमाम चीजें तो वही है ना जो मनमोहन सिंह लाना चाहते थे, आप लोग विरोध करते थे उस समय। नहीं, किस तरह से लाए थे? राहुल गांधी जी ने तो अध्यादेश फाड़ दिया था उनका। यूपीआई के समय अगर बात की गई थी तो मजाक उड़ाया जा रहा था कि क्या यह संभव है कि ठेले वाला यूपीआई का यूज करेगा। आज वीजा के बाद में यूपीआई सेकंड टेक्नोलॉजी है जो सबसे ज्यादा यूज हो रही है। उसके बाद लगभग हम 50 देशों को निर्यात कर रहे हैं। तो हमने जहां से प्रारंभ करा था निश्चित तौर पर वहां पर हम रुके हुए थे। 2014 की बात आप पता करिए, फॉरेक्स रिजर्व कितना बचा था? मुश्किल से 6 माह का। और उसके पहले मनमोहन सिंह साहब के स्टेटमेंट आपने सुने थे कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते, लोग ज्यादा खाने लगे इसलिए महंगाई हो गई है। आज इन्फ्लेशन कोविड काल के बाद भी आज हमारा आप देखिए मेडिसिन का अगर क्षेत्र हो तो लगभग हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक विश्वव्यापी एक्सपोर्ट कर रहे कई सारे देशों को। ऐसी कई सारी चीजें जिसको हम पीएलआई स्कीम लॉन्च करने के बाद में आगे लाए। मैंने कहा कि आपने ग्रोथ करी थी, लेकिन आपकी ग्रोथ की गति क्या थी? कितने देश भारत के साथ में आजाद हुए थे? वो देश आज किस परिस्थिति में? आज हम अब किस परिस्थिति में? अगर हम तो उन देशों की कंडीशन और भारत की कंडीशन अलग है ना। उनकी आबादी और भारत की आबादी में भी तो अंतर है, आप ये भी तो देखिए, परिस्थितियां भी तो अलग हैं। तो 140 करोड़ नहीं हो गए थे ना हम 1947 में 140 करोड़ नहीं हो गए थे, लेकिन उसके बाद एक दौर आया था जिसमें हमको ग्रोथ सेक्टर्स में आगे बढ़ना था। कंप्यूटर निश्चित रूप से लेके आए, लेकिन कंप्यूटर जब भारत में आया था उसी समय टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में दूसरे देश जो हमारे साथ आजाद हुए थे वो हमसे कई ज्यादा आगे बढ़ते जा रहे थे। विरोध इस बात का है कि जिस समय सही निर्णय लेना था आपने 85-95% तक टैक्स लगाए इंदिरा जी के समय, लेकिन आप उसको जो है जस्टिफाइड नहीं कर पाए। हमने यहाँ पर आके टैक्स की बात हो, G20 सक्सेस की बात हो, चंद्रयान में पहुंचने की बात हो, डिफेंस सेक्टर्स की बात हो, 500 स्टार्टअप से लेकर लगभग 2 लाख स्टार्टअप तक हम पहुंचे। आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 2014 के पहले कितनी थी मोबाइल की? 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, आज हम लगभग 300 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ये मूलभूत परिवर्तन और अंतर को देखना होगा कि हमारे शासन में 2014 के बाद में विकास। ठीक है, मान लेते हैं कि आपने गति दे दी है, लेकिन पहले को भी तो नजरअंदाज नहीं कर सकते हो ना। 1 बनाए, 2 बनाए, 4 बनाए, तब परिस्थितियां अलग थी, अब परिस्थितियां अलग हैं। जरूरत के हिसाब से ब्रजेश जी, अगर लेकिन उस समय ध्यान दिया जाता ग्रोथ सेक्टर्स पे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पे, चीप सेक्टर्स पे, डिफेंस सेक्टर्स पे, तो निश्चित रूप से आज हम उस दूसरे देशों की तुलना में कहीं अधिक परिस्थिति में, अच्छी परिस्थिति में होते हैं। लेकिन 2014 के बाद में विश्वास प्रदर्शित करा कि विजन के साथ चलना क्या होता है। और जो पुरानी सरकार, लेकिन वो कह रहे कि आपका ही एजेंडा था ना। ठीक है, आप ही का एजेंडा था, आपने कहा तो 2022 तक क्या परिस्थिति हो जाएगी, स्वदेशी को कितना अपना लेंगे आप, लेकिन ट्रम्प टैरिफ के बाद ही आप जागे ना। नहीं, देखिए ना, 2 साल का कोविड काल और उसी समय 76,000 करोड़ रुपए सेमीकंडक्टर्स को दिए गए। आप उसको चेक करिए, 2021 की बात है ये आज की नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि पीएलआई स्कीम हो या 76,000 करोड़ रुपया देना हो, ये हमने उस समय से देना प्रारंभ कर दिया। माफी चाहता हूं ब्याज जी, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्वदेशी पर सियासत इसलिए हो रही है कि दोनों ही दल अपनी अपनी किताब पढ़कर आ रहे हैं, अपने अपने हिस्से की जो सफलताएं हैं वो लेकर आ रहे हैं, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही है। तो फिर सियासत क्यों? कुछ मुद्दों पर तो सियासत नहीं होनी चाहिए। स्वदेशी का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, जिसे कांग्रेस ने अपनाया, अब मोदी सरकार अपना रही है। तो कुछ मामलों में तो एक साथ चल सकते हैं, लेकिन ये भी सही है कि विपक्ष का काम है, कुछ कमियां हैं तो उनको दूर कराएं, कुछ सवाल हैं तो उनको खड़ा करना चाहिए। यदि सवाल उठ रहे हैं तो बताना चाहिए सरकार को। उसमें पुरानी सरकारों को कोसने की क्या जरूरत है? ये दोनों का ही है, दोनों ही चाहते हैं कि स्वदेशी को अपनाएं, तो एक सुर में क्यों नहीं बोलते? लेकिन ये सियासत है, एक सुर में कैसे बोल पाएंगे? बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।